नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पहले आज का बुलेटिन। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नई चयन की गई एएनएम को नियुक्ति पत्र दिए गए। पूरे प्रदेश में 7,182 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने और गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। प्रदेश में आज नवनियुक्त एएनएम को सरकार ने नियुक्ति पत्र सौंपे। पूरे प्रदेश में 7,182 नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। लखनऊ के लोक भवन में हुए समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 550 एएनएम को नियुक्ति पत्र दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी एएनएम बधाई की पात्र हैं। मामला अदालत में जाने के बाद काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन इन्होंने धैर्य नहीं खोया। मुझे बहुत प्रसन्नता है क्योंकि हम लोगों को इस बात का था कि मामला तो न अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा रोका गया है, न स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, लेकिन जिन लोगों की नैतिक गतिविधियों पर इन लोगों ने लगाम लगाया है वे लोग कहीं न कहीं बाधित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उन सब से एक समय सीमा के अंदर इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए आज 7,182 नियुक्ति पत्र एएनएम को वितरित किए जा रहे हैं। गाजियाबाद के जिला मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने 60 एएनएम को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर वीके सिंह ने कहा कि एएनएम स्वास्थ्य विभाग की नींव हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम करती हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में 7,172 नियुक्तियाँ हुई हैं। एक बड़े पारदर्शी तरीके से उनका चयन किया गया है। हमारे यहाँ पर 60 है और ये ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ जो हैं, इनका काम बहुत ज़रूरी काम है धरातल के ऊपर, क्योंकि ये एक पूरी जो कड़ी जो स्थापित की है सरकार ने, जिसके अंदर आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, हेल्थ और वेलनेस सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये एक ऐसी कड़ी है जिसको सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि एएनएम पर एक जिम्मेदारी है कि वो लोगों तक पहुंच बनाएं और उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। और खासकर जो हेल्थ और वेलनेस पे जो जोर दिया जा रहा है, ताकि आप बीमार पड़ने पर ही कहीं पे ना जाएं, बल्कि उससे पहले ही आपको ठीक करके रखा जाए। तो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, और इसके अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। आज जो नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे उसमें हमारे यहाँ पर 60 बटेंगे, और इससे पहले मैंने इनको यही कहा है कि सब लोगों की इनसे बहुत अपेक्षा रहेगी कि ये किस प्रकार इस कड़ी के अंदर अपना योगदान दें और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। डीएम आरके सिंह ने नवनियुक्त एएनएम को शुभकामनाएं दी। सीएमओ डॉक्टर भवतोष शंकर ने एएनएम के कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन डीएमओ घनेंद्र मिश्रा ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नेहरू नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें अधिवक्ता, वर्तमान और पूर्व खिलाड़ी, उद्यमी, कवि और शिक्षकों के सामने केंद्र सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियां रखी गईं। भारतीय जनता पार्टी ने दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, महापौर सुनीता दयाल, सांसद अनिल अग्रवाल, मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश, क्षेत्रीय अध्यक्ष सौमिंद्र, विधायक अतुल गर्ग, सुनील शर्मा, एमएलसी दिनेश गोयल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मान सिंह गोस्वामी, अशोक नागर और बार एसोसिएशन गाजियाबाद के सचिव स्नेह त्यागी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके की गई। अतिथियों का स्वागत किया गया। इस सम्मेलन में गाजियाबाद के अधिवक्ता, वर्तमान और पूर्व खिलाड़ी, उद्यमी, कवि, शिक्षक और कॉलेज प्रवक्ता मौजूद रहे। यहाँ तेजस्वी सूर्या ने कहा कि भारत का हर क्षेत्र में विकास हुआ है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि आज जो भी काम हो रहे हैं वो धरातल पर दिख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह धोबीघाट आरओबी पर आयोजित विकास तीर्थ के अवलोकन कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से गाजियाबाद में हो रहे तमाम बड़े विकास कार्यों के बारे में क्षेत्रीय जनता को विस्तार से बताया गया। उनसे होने वाले लाभ भी लोगों को बताए गए। लाल किले की प्राचीर से ये 18,000 गांव है जिनमें बिजली नहीं है। सब लोग बोलते रहते हैं कि बिजली पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है। 1947 से तब तक
उन गांवों के अंदर बिजली नहीं है। मात्र 3 साल में, बल्कि 3 साल से कम के अंदर पूरे 18,000 गांवों के अंदर बिजली पहुंच गई। चाहे वो पहाड़ के ऊपर थे, चाहे वो कोई ढानी थी या कोई मौजा था, सब जगह बिजली पहुंच गई। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। धोबीघाट आरोपी पर विकास तीर्थ के अवलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह शामिल रहे। यहां लोगों के सामने विकास कार्यों की तस्वीर रखी गई। RKGIT कॉलेज में सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 10 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को सम्मानित किया गया। यहां केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम और इसके प्रभाव के बारे में बताया। ये कार्यक्रम महाजनसंपर्क अभियान के तहत किया गया था। पिछले दिनों राजनगर की VVIP सोसाइटी के एक फ्लैट में एक बदमाश घुस गया था। उसने वहां डॉक्टर की पत्नी और बेटे को घायल कर दिया था। पुलिस ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसने दरवाजे की जाली काटकर वहाँ डॉक्टर साहब की पत्नी को इसने हथौड़े से वार करके लूट का प्रयास किया, लेकिन उनका बेटा बीच में आ गया, इससे ये भाग गया। इस घटना का आज अनावरण कर लिया गया है। यह व्यक्ति पवन कुमार शर्मा, ये थाना बुरादनगर का रहने वाला है। ये ऑटो चलाता है और अंडे की दुकान भी है इसकी, जिसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जाए। शालीमार गार्डन में एक फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने की सूचना है। बताया ये भी जा रहा है कि इस घटना में 3 लोग झुलस गए हैं। पुलिस का मानना है कि फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। मौके पर पहुंची अग्निशमन टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस का कहना है कि इस इलाके में चल रही ऐसी तमाम फैक्ट्रियों की जाँच की जाएगी। कॉलोनी में एक आग की सूचना प्राप्त हुई थी एक कबाड़ की दुकान में, जिसपे तत्काल फायर डिपार्टमेंट एवं लोकल पुलिस द्वारा पहुँच के आग को पूरी तरह से नियंत्रण किया गया तथा आग बुझाने के दौरान ये इसमें काम करने वाले 3 मजदूर हल्के रूप से उनको आग की झुलसे लगी हैं और उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। अब खबरों का पोस्टमार्टम। जैसे जैसे अगला लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है, उसी तरह देश में राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश में भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के आगामी सियासी सफर को लेकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ब्रजभूषण सिंह ने अखिलेश यादव को जो धन्यवाद दिया और पहलवानों में यादवों की संख्या का जिक्र किया, तो ये समझा जाने लगा कि ब्रजभूषण सिंह सियासी दांव चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया और यादवों के प्रति दिए गए बयान को यही माना जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कदम उठाती है तो वो समाजवादी पार्टी में जाने की संभावनाएं बनाए रखें। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी उस वक्त ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं किया था जब पहलवानों ने यह आंदोलन शुरू किया था। 1 महीने बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर न सिर्फ भाजपा को घेरा है, बल्कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ भी उन्होंने बातें कही हैं। इससे भी कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब समाजवादी पार्टी में शायद ब्रजभूषण सिंह का भविष्य नहीं है। अखिलेश यादव का जो भाषण ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ है, उसके कई सियासी मायने हैं। अगर इन घटना को देखा जाए और पहलवानों के मामले से जोड़ा जाए तो आप देखेंगे कि सभी विपक्षी दल इस मामले पर पहलवानों के साथ थे। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी उनके विपरीत चलती, उल्टे चलती, तो माना जाता कि वो विपक्षी दलों के साथ नहीं है। ये भी बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की भी अखिलेश से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद अखिलेश ने केजरीवाल की लड़ाई में साथ खड़े रहने का भरोसा दिया था। आम आदमी पार्टी पहले से ही पहलवानों के मामले में उनके साथ है। कांग्रेस शुरुआत के दिनों से ही इस मामले पर पहलवानों का समर्थन करती आई है। इसीलिए ज़रूरी था कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते समाजवादी पार्टी को भी अपनी राय इस मामले पर रखनी है। भाजपा भी इस पूरे मामले को लेकर अपने राजनीतिक नफ़े नुकसान को अच्छे से जांच रही है। सरकार ने पिछले कुछ दिनों से पहलवानों के विरोध पर अपना व्यवहार भी लचीला कर लिया है।
इसकी जांच और सरकार के नुमाइंदों से बात के बाद जो वक्त क्या दिया गया है, उसके बाद ही इस मामले पर आगे जो परिणाम आएगा वो सबके सामने आएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि अखिलेश यादव ने ये सीधा संदेश दे दिया है कि सांसद बृजभूषण सिंह के लिए समाजवादी पार्टी के रास्ते इतनी आसानी से नहीं खुलेंगे। प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसमें रूहानी एहसास है, जो दो लोगों को एक दूसरे को समझने का पहला जरिया होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से देश भर में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे प्रेम की परिभाषा पर ही सवालिया निशान लग गया है। बर्बरता, वहशीपन, इंसानियत को शर्मसार करने वाली सारी मर्यादाएं टूट रही हैं। अभी हाल ही में मुंबई में एक घटना हुई जिसमें 56 साल के एक आदमी मनोज ने 32 साल की लड़की सरस्वती की हत्या कर दी। दोनों बहुत लंबे समय से लिव इन में रह रहे थे। उसने पेड़ काटने वाली मशीन, जिसे चेन शॉ कहते हैं, उससे लड़की के शव के कई टुकड़े किए। टुकड़ों को प्रेशर कुकर पे उबाला ताकि बदबू ना आए। मिक्सी में पीसा, ये भी बताया जा रहा है। हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी। लेकिन इस घटना से पुरानी तमाम ऐसी घटनाएं याद आ जाती हैं जो प्रेम के इस शब्द को बदनाम करती हैं और रिश्तों को कलंकित करती हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 फरवरी 2015 को एक बहुत दिल दहलाने वाली घटना हुई थी। यहाँ एक तरफा प्यार में पड़े एक लड़के ने एक लड़की की हत्या कर दी थी। लड़की अमीनाबाद में रहने वाली थी, 19 साल उसकी उम्र थी, नाम था गौरी श्रीवास्तव और वो लॉ की स्टूडेंट थी। जिस दिन हत्या हुई उस दिन गौरी अपने घर से निकली और उसके बाद गायब हो गई। पुलिस को उसके शव के टुकड़े मिले। आरोपी ने गौरी की हत्या आरी मशीन से की थी और उसके शव के 17 टुकड़े किए थे। घटना के बाद इस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका नाम हिमांशु प्रजापति था। दूसरी घटना 14 फरवरी 2023 को दिल्ली में हुई थी। 14 फरवरी एक ऐसा दिन जिस दिन युवक युवतियाँ बिल्कुल ख़ास अंदाज में प्रेम का इजहार करते हैं या इसे बहुत अच्छे तरह से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन निक्की की किस्मत में उस दिन प्रेम नहीं था। निक्की की हत्या साहिल गहलोत ने की थी और यह हत्याकांड शमशान घाट की पार्किंग में हुआ। 23 साल की निक्की यादव का वैलेंटाइन डे को उसके प्रेमी साहिल ने मारकर अपने रेस्टोरेंट के फ्रिज में रख दिया था। निक्की और साहिल भी एक लंबे समय तक लिव इन में रहे थे। पुलिस ने आरोपी को इस मामले में भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन रिश्ते यहाँ भी कलंकित हुए। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में 11 फरवरी 2023 को मेधा थोरवे नाम की लड़की की हत्या कर दी गई थी। हत्या उसके लिव इन पार्टनर हार्दिक शाह ने की थी। हार्दिक ने मेधा की हत्या तौलिया से गला घोट कर की थी और उसके बाद उसके शव को बेड के बॉक्स में छिपा दिया था। मेधा नर्स थी और हार्दिक बेरोजगार। उसका खर्च पूरा मेधा ही उठा रही थी। इसी को लेकर दोनों के बीच झगड़े होते थे। हत्या करने के बाद हार्दिक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। देवभूमि उत्तराखंड भी रिश्तों को कलंकित करने वाली ऐसी घटनाओं से अछूती नहीं है। गंगा भोगपुर में वनमंत्रा रिसोर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट थी जिसका नाम था अंकिता भंडारी। उसकी हत्या पुलकित आर्य नाम के एक लड़के ने की। पुलकित ने अंकिता को पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसका यौन उत्पीड़न किया। आरोपी ने अन्य लोगों से भी उसका उत्पीड़न कराया। आरोप ये भी है कि अंकिता पर पुलकित अपने मेहमानों को स्पेशल सेवा देने के लिए दबाव डालता था। अंकिता की हत्या 18 सितंबर 2022 को की गई थी। श्रद्धा वालवकर के बारे में हम सभी जानते हैं। महाराष्ट्र की रहने वाली 27 साल की लड़की की हत्या दिल्ली के मेहरौली में की गई थी। इसकी हत्या आफ्ताब पूनावाला ने की, जो इसका लिव इन पार्टनर था। 18 मई 2022 को गला दबाकर हत्या कर दिया आफ्ताब ने और उसके बाद श्रद्धा के 35 टुकड़े करके छतरपुर के जंगल में अलग अलग स्थानों पर डाल दिया था। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड से पूरे देश में एक सनसनी फैल गई थी। झारखंड के साहिबगंज में भी दिल्ली सा मामला हुआ। यहाँ 25 साल के दिलदार अंसारी ने रिबिका पहाड़िया के 50 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए थे। हत्या के बाद दिलदार ने रिबिका के शव को इलेक्ट्रिक कटर से काटा था। टुकड़े घर में छिपा दिए थे। कुछ टुकड़े मोहल्ले के आसपास सुनसान जगह पर फेंक दिए थे। जब लोगों ने उन टुकड़ों को देखा तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ। यह घटना 17 दिसंबर 2022 की है।
दोनों में एक लंबे समय से प्रेम चल रहा था, लेकिन दोनों के परिवार शादी के लिए राजी नहीं थे। दोनों भागकर भी शादी करना चाहते थे, लेकिन दिलदार को दीपिका की हत्या करने में कोई परहेज नहीं हुआ। एटीएम का प्रयोग लगभग हम सभी लोग करते हैं। कई बार आप अखबारों के माध्यम से जानकारी मिल जाती होगी कि एटीएम के माध्यम से भी फ्रॉड हो जाता है। अगर आपको एटीएम के फ्रॉड से बचना है तो आपको क्या करना है? देखिए, अब समय बदल गया है। पहले की तरह लोग बैंकों में लाइन लगाकर घंटे खड़े होकर पैसे जमा करते निकालते नहीं हैं। अब तो नज़दीकी एटीएम से या डेबिट कार्ड की मदद से पैसे निकाल लिए जाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत आसान भी है, इसमें समय भी बचता है और आसानी भी हो जाती है। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उसी तरह से जालसाज भी नए नए तरीके लेकर ठगी कर रहे हैं। एटीएम पर जब हम जाते हैं तो कुछ गलतियां कर देते हैं, जिनसे ठगी होने के चांस बढ़ जाते हैं। आप जब भी एटीएम निकालने जाएं तो कार्ड जहां लगाते हैं वहां ये चेक कर लें कि उसमें क्लोनिंग डिवाइस तो नहीं लगा है। और अगर आपको लगता है कि वहां पे 2 ऐसे कार्ड डालने वाले एक इन्वेस्ट हैं, तो आपको तुरंत पुलिस या बैंक अधिकारी को सूचित करना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि एटीएम से पैसे निकालते वक्त जब हम कार्ड इंसर्ट कर देते हैं और उसके बाद हम पिन नंबर अपना डालते हैं, तो हम कीपैड को हाथ से ढकते नहीं हैं। जब भी ऐसा करें, आप हमेशा जब पिन डालें तो एक हाथ से कीपैड को ढक लें, ताकि ऊपर कोई भी अगर कैमरा है तो वो समझ ना पाए कि आपने कौन कौन से नंबर दबाए हैं। इस तरह से भी बहुत सारे फ्रॉड आजकल सामने आते हैं। एक ये भी है कि फ्रॉड का तरीका ये है कि एटीएम पर अगर थोड़ी सी लाइन होती है तो वहाँ पर लोग कैश लेकर जाते हैं और लाइन में लगे लोगों से कहते हैं कि आप हमसे कैश ले लें और हमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें। ऐसे में लाइन में लोग जो लगे होते हैं वो अपना समय बचाने के चक्कर में उनकी बात मान लेते हैं, और कई बार होता है कि उनको नोट नकली दिया जाता है या उनका कार्ड क्लोन कर लिया जाता है। अगर इन 2-4 चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो एटीएम से होने वाले फ्रॉड से बच सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की दी गई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यू करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।